Hello student, so I am Professor Pavan Sharma here with chapter 2 residential status and scope of income. So फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत ही आसान और इजी तरीके से सीखा कि टैक्स क्या होता है और हमें गवर्नमेंट को क्यों भरना होता है. सो आज का जो हमारा चैप्टर है फ्रेंड्स, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम, ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं. रेसिडेंशियल स्टेटस एक अलग पार्ट है, स्कोप ऑफ इनकम अलग पार्ट है. रेसिडेंशियल स्टेटस में हम सीखेंगे कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंडिया के रेसिडेंट हैं कि नहीं हैं, और स्कोप ऑफ इनकम में हम सीखेंगे कि अगर वो इंडिया के रेसिडेंट हैं तो इंडिया में टैक्स भरेंगे कि नहीं, अगर वो इंडिया के रेसिडेंट नहीं हैं तो भी वो इंडिया में टैक्स भरेंगे कि नहीं. तो सबसे पहले इंडिया में टैक्स भरना है कि नहीं भरना है, उसके पहले हमें उस इंडिविजुअल का स्टेटस पता होना ज़रूरी है. वैसे तो ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है ये सारे पर्सन की निकलती है, इंडिविजुअल की अलग निकलती है, HUF की भी अलग निकलती है, कंपनी फर्म्स की भी रेसिडेंशियल स्टेटस होती है, बट हम यहाँ पर थोड़ा स्पेसिफिक रहेंगे और आज हम जो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना सीखेंगे वो सिर्फ इंडिविजुअल का एज़ पर सेक्शन 6. सो एज़ पर सेक्शन 6 में सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में एक बेसिक कंडीशन दी गई है इंडिविजुअल्स के लिए, रेसिडेंट की. क्या कहती है कंडीशन, देखते हैं. सो ये जो बेसिक कंडीशन है, यू कैन सी ऑन स्क्रीन दिस बेसिक कंडीशन. वैसे तो मैंने आपको बताया है कि हमें ज़्यादा सेक्शन वगैरह याद नहीं रखने हैं, बट हम थोड़ा स्पेसिफिक रहेंगे, कुछ ही सेक्शंस याद रखने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं है. सो एज पर सेक्शन 6(1) बेसिक कंडीशन फॉर रेसिडेंट ऑफ इंडिविजुअल, क्या कहती है कंडीशन कि ही और सी मस्ट बी इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर. क्या है अपना प्रीवियस ईयर, हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से सीखा था व्हाट इज असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. सो आवर प्रीवियस ईयर इज़ 1920 एंड असेसमेंट ईयर इज़ 2021. सो अप्रैल 2019 से मार्च 2020 जो अपना प्रीवियस ईयर है 1920, इस एक साल में वो इंडिविजुअल कम से कम 182 डेज इंडिया में है तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं. सर अगर वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो क्या कहेंगे, तो वो इंडिया का रेसिडेंट है. सर अगर नहीं होती है तो उसे एक और मौका मिला है, एक और ऑप्शन है उसके लिए कि अगर उसकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है तो जो सेकंड कंडीशन है, यू कैन सी ऑन स्क्रीन, ये जो सेकंड कंडीशन है इसमें दो कंडीशन है A और B, ये दोनों कंडीशन उसे फुलफिल करनी पड़ेंगी फ्रेंड्स. पहली कंडीशन क्या है, सेकंड A, ही और सी मस्ट बी इन इंडिया एटलीस्ट 365 डेज इन लास्ट 4 years प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 1920. प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ. प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का मतलब जो प्रीवियस ईयर है 1920, इसे छोड़कर इसके अलावा पिछले 4 सालों में कम से कम 365 डेज क्यूमुलेटिवली वो इंडिया में रहना चाहिए. यानी पिछले 4 सालों में टोटल ओवरऑल वो 365 डेज इंडिया में होना चाहिए. इतने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, इसके अलावा करंट प्रीवियस ईयर जो है उसका 1920, उस प्रीवियस ईयर में भी वो मिनिमम 60 डेज और मोर इंडिया में होना चाहिए. सर पहली वाली कंडीशन में 182 डेज था, यहाँ पर 60 डेज, यानी खाली 60 डेज भी है तो काम चल जाएगा, बट उसके साथ साथ 365 डेज ही शुड बी इन इंडिया इन लास्ट 4 years प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 1920. सो ये जो बेसिक कंडीशन है सेक्शन 6(1) में, या तो आप कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर लो या तो कंडीशन 2 क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, यानी कि 2 की A और B दोनों, और इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है 1 या 2 में से, सो उस बंदे को कहते हैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसे सीधा कह देंगे नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्या कह देंगे दोस्तों, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो हम एज्यूम करके चलते हैं कि इंडिविजुअल ने सेक्शन 6(1) की जो बेसिक कंडीशन है वो सेटिस्फाइड कर ली है फ्रेंड्स. अगर वो बेसिक कंडीशन सेक्शन 6(1) की सेटिस्फाइड कर लेता है तो अब उसके लिए नेक्स्ट कंडीशन आती है फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब ज़्यादातर वो इंडिया में ही रहता है, ये सेक्शन बताता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 के अंदर. सर यहाँ पर दो कंडीशन है, क्या है वो दोनों कंडीशन, ही और सी मस्ट बी इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज इन लास्ट 7 years प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर.
1920। यहाँ पे फिर से मैं हाईलाइट करूँगा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 1920, यानी प्रीवियस ईयर को छोड़कर पहले के 7 सालों में वो इंडिविजुअल कम से कम 730 दिन इंडिया में रहना चाहिए। इसके बाद सेकंड कंडीशंस के बीच में है एंड का मतलब फ्रेंड्स देखो पहले बार 6(1) में था और यहाँ पर है एंड का मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है। सेकंड कंडीशन क्या होती है, क्या कहती है कि वो इंडिया का कोई भी 2 साल में रेसिडेंट होना चाहिए आउट ऑफ 10 ईयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। यस, यहाँ पर भी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर को छोड़कर पिछले 10 सालों में कोई भी 2 साल वो इंडिविजुअल इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए, प्लस वो लास्ट 7 ईयर्स में इंडिया में 730 डेज रहना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाइड होती हैं तो उसको बंदे को बोलेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या बोलेंगे उस बंदे को? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो रेसिडेंट तो बन ही चुका है, इसलिए उसको क्या कहेंगे? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या कहेंगे? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल के फ्रेंड्स 3 स्टेटस होते हैं। अगर वो इंडिविजुअल सेक्शन 6(1) और 6(6) दोनों सेटिस्फाइड करता है तो हम यहाँ पर उसको बोलेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर वो सेक्शन 6(1) तो सेटिस्फाइड करता है बट सेक्शन 6(6) की कंडीशन उससे सेटिस्फाइड नहीं होती है तो हम उसको बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर उसने सेक्शन 6(1) और 6(6) कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की है, यानी 6(1) ही सेटिस्फाई नहीं की है तो 6(6) का सवाल ही नहीं आता, फिर हम उसको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। समझ गए दोस्तों? तो ये जो 3 स्टेटस हैं ये इंडिविजुअल के होते हैं। एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सिटीजनशिप। यहाँ हम सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया का सिटीजन इंडिया में नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे बाहर के फॉरेन यूनिवर्सिटी में लेक्चर मिले तो मैं वहाँ लेक्चर लेने चला हूँ, पूरे साल में मैं 11 महीने बाहर लेक्चर ले रहा हूँ, सिर्फ 1 महीने इंडिया में आके रह रहा हूँ, तो मैं सिटीजन तो इंडिया का हूँ लेकिन मैं रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया का नहीं है, मैं इंडिया में कहलाऊँगा नॉन रेसिडेंशियल स्टेटस। तो सर ये जो स्टेटस हम फाइंड आउट करते हैं दिस इज़ ओनली फॉर टैक्स पर्पस, कि हमें टैक्स कहाँ भरना है, कौन सी गवर्नमेंट को भरना है, इंडियन गवर्नमेंट को भरना है कि नहीं भरना है, बस इसी पर्पस के लिए हम रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं फ्रेंड। इससे हमारी सिटीजनशिप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ तो मुझे वोटिंग राइट मिलना चाहिए। वोटिंग राइट इज़ डिपेंड ऑन सिटीजनशिप नॉट ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस। क्लियर है फ्रेंड्स? सो हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरह, हाँ, ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है बीकॉम के बच्चों को इस पे 10 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ रहा हूँ, दैट इज़ स्कोप ऑफ इनकम। व्हाट इज़ माय नेक्स्ट कंसेप्ट? स्कोप ऑफ इनकम। सो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम। सो यहाँ पर स्कोप ऑफ इनकम के लिए फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत ही समराइज चार्ट बना के दिया है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो स्कोप ऑफ इनकम है, यहाँ पर ये 3 टेबल दिख रहे हैं, आर एंड ओ आर, आर बट एन ओ आर एंड एन आर। ये रेसिडेंशियल एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल, रेसिडेंट्स बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंट। तो ये जो स्टेटस है ये फाइंड आउट कैसे करना है ये हमने अभी सीखा रेसिडेंशियल स्टेटस वाले कंसेप्ट में। अब ये रेसिडेंशियल स्टेटस वाले कंसेप्ट में रेसिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई करने के बाद अब नेक्स्ट क्या, ये क्यों हमने रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों फाइंड आउट किया, क्यों, तो ये अब हम सीखने वाले हैं स्कोप ऑफ इनकम में। तो स्कोप ऑफ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर बीकॉम स्टूडेंट, क्योंकि ये मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही स्कोरिंग कंसेप्ट है अगर इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो। सो समझते हैं फ्रेंड्स हम। सर आर एंड ओ आर ये वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट की सर्विस यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा ये लोग इंडिया में रहते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप लोगों को तो भाई टैक्स भरना है हर तरीके से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि आर एंड ओ आर को इंडियन इनकम पे भी टैक्स भरना है और फॉरेन इनकम पे भी टैक्स भरना है। मतलब आर एंड ओ आर को वर्ल्ड इनकम पे टैक्स भरना है माय डियर स्टूडेंट्स, वर्ल्ड इनकम पे। वो इंडिया में नहीं, पूरे
दुनिया में कहीं पे भी जाके कमाएंगे उन्हें मोदी जी को तो टैक्स भरना ही पड़ेगा, उन्हें इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो ये है RNOR का स्टेटस। R बट NOR यानी आप रेसिडेंट हो, आप 6(1) की कंडीशन सेटिस्फाई कर चुके हो, बट आपने 6(6) की सेटिस्फाई नहीं की थी, आप R बट NOR हो, तो आपको इंडियन इनकम पे तो टैक्स भरना है फ्रेंड। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको इंडियन इनकम पे तो टैक्स भरना है, बट आपको फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं भरना है। अगर वो फॉरेन इनकम इंडिया से कंट्रोल हो रही है तो ही आपको टैक्स भरना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा है इफ फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो ही ये सेकंड वाले जो स्टेटस हैं R बट NOR, इनको तो ही टैक्स भरना है, अदरवाइज किसी भी फॉरेन इनकम पे इन्हें टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और थर्ड स्टेटस है मेरा NR को भाई बंदा भी बाहर का, इनकम भी बाहर की, तो फिर वो इंडिया में टैक्स क्यों भरेगा, इसलिए नॉन रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम पे ही टैक्स भरना है, फॉरेन इनकम टैक्स नहीं भरना है। क्लियर है दोस्तों? सो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर I स्टैंड्स फॉर इंडियन इनकम, F स्टैंड्स फॉर फॉरेन इनकम। तो दो चीज़ समझिए, इनकम अराइज कहाँ पर की और इनकम रिसीव्ड कहाँ पर कर रहे हो। आपने इनकम कमाई कहाँ पर है, मेहनत कहाँ पे जाके की है, और पैसा कलेक्ट कहाँ पे कर रहे हो। सो मैंने आप 5 केस दिए हैं, इन 5 केस के हेल्प से हम समझेंगे फ्रेंड्स। सो फर्स्ट केस इज इनकम अराइज इन इंडिया, इनकम अराइज्ड इन इंडिया एंड इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। सर इनकम कमा भी इंडिया में रहे हो और इनकम ले भी इंडिया में रहे हो, तो भाई ये तो इंडियन इनकम है, और ये इंडियन इनकम है, तो आप ऊपर चेक कर चुके हो, तीनों लोगों को इंडियन इनकम पे तो टैक्स भरना ही है, तीनों स्टेटस वालों को तो इंडियन इनकम पे टैक्स भरना ही है। तो अगर इंडियन इनकम है तो इट इज़ टैक्सेबल टू ऑल, तीनों को टैक्स भरना है उस पर, चाहे वो RNOR हो, चाहे वो R बट NOR हो, चाहे वो NRI हो, तो तीनों को टैक्स भरना है अगर वो इंडियन इनकम है तो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेकंड केस है मेरा, इनकम अराइज इन इंडिया बट इनकम रिसीव्ड इन फॉरेन। मतलब आप इनकम कमा तो इंडिया में रहे हो बट उसे रिसीव्ड कहाँ कर रहे हो दोस्तों, फॉरेन में, तो भी उसे इंडियन इनकम माना जाएगा, तो भी उसे क्या माना जाएगा, इंडियन इनकम। और अगर वो इंडियन इनकम है तो दोस्तों तीनों को टैक्स भरना है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल, सही है। सो नाउ माय थर्ड केस, इनकम अराइज फॉर इन फॉरेन बट इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। आप कमा रहे हो बाहर फॉरेन में, बट आप पैसा रिसीव्ड कहाँ पर कर रहे हो, इंडिया में। इस केस में भी माय डियर फ्रेंड्स इसको माना जाएगा इंडियन इनकम, और ये टैक्सेबल होगा तीनों केसेस में। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, टैक्सेबल टैक्सेबल टैक्सेबल। क्लियर है दोस्तों? नाउ माय फोर्थ केस इज इनकम अराइज इन फॉरेन एंड इनकम रिसीव्ड इन फॉरेन। तो इंडिया का तो सवाल ही नहीं आया, ना इंडिया इधर है ना इधर है, तो ये फॉरेन इनकम हो गई। इनकम अराइज भी की है फॉरेन में और इनकम रिसीव्ड भी कहाँ पे की है, फॉरेन में। सो माय डियर फ्रेंड ये कौन सी इनकम हो जाएगी, फॉरेन इनकम। और फॉरेन इनकम पे R&OR को तो टैक्स भरना ही है, ये आपने यहाँ सीखा है। फॉरेन इनकम पे R&OR को तो टैक्स भरना ही है दोस्तों, इसलिए फर्स्ट केस में ये टैक्सेबल है, बट यहाँ पर कहीं बोला नहीं है कि ये फॉरेन इनकम कंट्रोल इंडिया से हो रही है, ऐसा नहीं बोला है। तो सेकंड वाले केस में ये नॉट टैक्सेबल है और थर्ड वाले केस में भी ये नॉट टैक्सेबल है दोस्तों, देख सकते हैं आप यहाँ पर। क्लियर है? अब मैं मेरे 5वें केस की तरफ बढ़ता हूँ फ्रेंड्स। माय फिफ्थ केस इज इनकम अराइजेज इन फॉरेन, इनकम रिसीव्ड इन फॉरेन बट इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अगर ऐसा क्वेश्चन में स्पेसिफिक बोल दिया है इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो उसको हम शॉर्टकट देते हैं FC मतलब फॉरेन इनकम बट कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। अगर ऐसा सिचुएशन है तो फर्स्ट केस में तो भाई वो टैक्सेबल है, बट सेकंड वाले को भी टैक्सेबल है इस बार, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो इफ फॉरेन इनकम कंट्रोल फ्रॉम इंडिया देन इट इज टैक्सेबल टू सेकंड केस। बट थर्ड वाले को फर्क नहीं पड़ता, उसको टैक्सेबल नहीं होगा, वो बंदा बाहर का है, किसी भी प्रकार की फॉरेन इनकम पे उसको टैक्स नहीं भरना है। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर ये 5 केस से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे स्कोप ऑफ इनकम के, कि हमें टैक्स कहाँ भरना है, कहाँ नहीं भरना है। कुछ इम्पोर्टेंट
केसेस हैं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड सम्स में पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैं यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान देना इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ एग्रीकल्चर इनकम। सो हम एक चैप्टर है डायरेक्ट टैक्स में एग्जम्प्ट इनकम करके चैप्टर 4, वो हम पढ़ेंगे नहीं आगे के सेशन में, बट यहाँ पर वहाँ से कुछ पॉइंट कवर करने हैं हमें कि एग्रीकल्चर इनकम। सो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज टोटली एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट का मतलब होता है नॉट टैक्सेबल, हमें उस इनकम पे टैक्स नहीं भरना है दोस्तों। तो एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया। अगर एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया है तो आपको कोई भी स्टेटस के लोगों को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। देखो आप देख सकते हो एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट एग्जम्प्ट, क्लियर है फ्रेंड्स। बट अगर एग्रीकल्चर इनकम आप फॉरेन में कमा रहे हो, एग्रीकल्चर इनकम इन फॉरेन, देन इट इज़ नॉट एग्जम्प्ट, तो इस पे हमें टैक्स भरना पड़ेगा। बट वो फॉरेन इनकम है तो सिर्फ और सिर्फ R&OR को ही टैक्स भरना है, इनको फॉरेन इनकम पे टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। ये हम ऊपर के टेबल में पढ़ चुके हैं दोस्तों, क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिविडेंड रिसीव्ड। अगर डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनीज, देन इट इज एग्जम्प्ट टू। सर ऐसा क्यों, नॉट टैक्सेबल है? जी हाँ, अगर हमें डिविडेंड इंडियन कंपनी से मिलता है तो शेयर होल्डर्स को वो टैक्सेबल नहीं है। क्यों ऐसा सर? क्योंकि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से पहले ही सारी इंडियन कंपनी जो है वो गवर्नमेंट को ऑलरेडी टैक्स भर देती है उस डिविडेंड पे। इट इज नोन एज DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये ऑलरेडी भर दिया जाता है, उसके बाद ही हमें डिविडेंड मिलता है, तो फिर से टैक्स भरने का तो कोई सवाल ही नहीं है दोस्तों। इसलिए जो इंडियन कंपनी से हमें डिविडेंड मिलेगा हमें उस पर टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर वही डिविडेंड हमें फॉरेन कंपनी से मिलता है तो वो एग्जाम नहीं होगा दोस्तों। अगर हमें फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिलता है देन इट इज़ टैक्सेबल टू फर्स्ट केस, बिकॉज उसको तो फॉरेन इनकम पे भी टैक्स भरना है, बट बाकी के 2 केस में टैक्सेबल नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स। नाउ लास्ट नोट ऑन दिस टॉपिक, एनी पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया इन प्रीवियस ईयर। आप बाहर से कोई भी पुरानी इनकम इंडिया में लेके आते हो तो वो कोई भी केसेस में टैक्सेबल नहीं है। नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। ठीक है दोस्तों। सो आई होप कि इस छोटे से सेशन के साथ आपका चैप्टर 2 बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम का डाउट क्लियर हो गया होगा। सो इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। सुरक्षित रहें, सावधान रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।